ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्लास ऑफ पार्टनरशिप। अभी तक पार्टनरशिप का 4 क्लास हुए है ना। सो सबसे पहले अपने क्या करेंगे प्रियंका वेल थोड़ा सा वेट करो, पढ़ना भी ज़रूरी है ना क्लास के बाद। ठीक है, सो अंताक्षरी वगैरह क्लास के बाद अपने करते हैं। विल डू अ जूम मीटिंग श्योर। सो अभी देखो ऐसा है कि अभी तक पार्टनरशिप का 4 क्लास हो चुका है, राइट। 1 2 3 4, ये 5th क्लास है। तो सबसे पहला काम अपने पुराना क्लास का रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर अपने आज वाला डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आई बिलीव पार्टनरशिप में एक और क्लास अपने को लगना चाहिए, फिर पार्टनरशिप टैग ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो पार्टनरशिप में अभी तक का अपना क्या डिस्कशन था। हाँ उत्कर्ष यार, पकोड़ा और साथ में चाय यार, है ना। और चाय में देखो ऐसा है कि चीनी ज़्यादा, अदरक, देन और क्या क्या यार, थोड़ा सा काली मिर्च, देन इलायची होना चाहिए। मैं ये तो नाम बोल रहा हूँ यार, केसर, राइट। और ऊपर में अपने ना केसर का फ्लेवर आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो चाय पकोड़ा ये सब। तो उत्कर्ष तू बता किधर आना है, हम लोग आते हैं। तो अभी तक पार्टनरशिप में हमने जो किया था, राइट, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला लिमिटेड लायबिलिटी वर्सेस अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अपना पर्सनल एसेट और फर्म का एसेट दोनों अलग अलग रहते हैं। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि दोनों में को अपने कुछ अलग नहीं समझते। ठीक है, तो चॉकलेट चाहिए। गुड इवनिंग अंकुश। तो अब क्या है कि अपना जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी को सपोर्ट करता है। मतलब बिजनेस में अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो उस केस में क्या होगा कि अपना घर वर सब बिक जाएगा उस लॉस को कवर करने के लिए, राइट। अगर अपने को अपना लायबिलिटी को लिमिट करना है देन वी शुड गो फॉर LLP। सेम विथ सोल प्रोप्राइटरशिप, वहाँ पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, बट 1% कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होता है। पार्टनरशिप होता क्या है, जब 2 या ज़्यादा लोग है ना आपस में मिलके काम करते हैं, राइट। दे अग्री कि वो लोग काम करेंगे, दे विल शेयर दी प्रॉफिट, और वो लोग एक दूसरे के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो पार्टनरशिप के टोटल 5 एसेंशियल एलिमेंट्स है जो अपने को याद रखना है। द फर्स्ट वन इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या हुआ कि 2 या ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लिमिट क्या है पार्टनरशिप में, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रीड विद रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। अच्छा, जस्ट टेल मी कि मैं ऑडिबल हूँ क्या, मतलब वॉइस क्लियर आ रही है। मेरे को बहुत बारिश सी आवाज़ आ रही है। जस्ट लेट मी लो कि वॉइस क्लियर है क्या, सुन पा रहे हो। बैकग्राउंड आवाज़ थोड़ा सा आ रहा है यार ना, वो बारिश वाला फीलिंग है ना। ओके ठीक है यार, तभी तो बाद में अपने रिवीजन करेंगे तो पता चलेगा ना कि वो अपना बारिश वाला क्लास था, राइट। ओके, सो अब देखो ऐसा है कि ठीक है, अब देखो ऐसा है कि 250 प्राइवेट कंपनी में क्या होता है 200, पब्लिक कंपनी में क्या होता है मिनिमम 7, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट क्या था, सेकंड नंबर पॉइंट वाज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, अग्रीमेंट का मतलब हुआ कि पार्टनर्स के बीच में है ना वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट होता है। जो अग्रीमेंट होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, राइट। एक्सप्रेस मतलब वर्बल या रिटन, बोल के या फिर लिख के अग्री किया। और इम्प्लाइड का मतलब क्या हुआ कि बाई कंडक्ट, कि अपने बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि अपने पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। अगर अपने पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो अगर अपने अभी
सही होगा। तो अगर अपने पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो पार्टनरशिप डीड जो है उसका अपने को स्टाम्पिंग करवाना करता है इंडियन स्टाम्प एक्ट के हिसाब से। और अगर पार्टनरशिप में इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो अपने को उसका अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 था कि बिजनेस राइट, कि अपने पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस के लिए कर सकते हैं, समाज सेवा के लिए अपने पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ठीक है। पार्टनरशिप शुड बी ओनली डन विद द इंटेंट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 4 क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि पार्टनरशिप है तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। दो हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया था कि खाली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होने से ही पार्टनरशिप नहीं हो जाता। अपनी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का बात कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ लॉस का बात नहीं कर रहा, विच मीन्स कि देयर कैन बी पार्टनर जो कि सिर्फ प्रॉफिट वाला पार्टनर है, लॉस वाला पार्टनर नहीं है। द फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हुआ कि हर पार्टनर एक दूसरे के एक्ट के लिए लायबल है, राइट। मतलब एक आदमी खून करेगा तो दूसरा को फांसी हो सकता है। सो म्यूचुअल एजेंसी जो है वही एसिड टेस्ट है पार्टनरशिप का, वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर पार्टनरशिप नहीं होगा, ठीक है। अब एक केस लॉ का हमने डिस्कशन किया था, केडी कामत एंड कंपनी, जिसने सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि दो चीज़ें होनी चाहिए, वन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस और दूसरा क्या है कि म्यूचुअल एजेंसी। फिर अपने आते हैं सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में क्या था कि पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होना इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस बट नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। बता सकते हो सेक्शन 6 में क्या क्या वहाँ पे इवेंट्स थे जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग होने के बाद भी पार्टनरशिप नहीं था? सेक्शन 6 में स्पेसिफिकली जो कंडीशंस दिए हुए या जो एग्जांपल्स साइट किए हुए जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है बट स्टिल पार्टनरशिप नहीं है, याद है? टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, को ओनर, परफेक्ट सिटीजन, और क्या क्या है? ये सॉरी, जॉइंट ओनर्स, मनी लेंडर्स, परफेक्ट, और क्या क्या पॉइंट्स है? को ओनर, मनी लेंडर, मैनेजर या एम्प्लॉय का रेम्युनरेशन, सही है। देन और भी कुछ था, गुडविल, पेमेंट टू एम्प्लॉई। अच्छा, मनी लेंडर को लेके कोई केस लॉ भी था, उसका नाम क्या था? सेलर ऑफ गुडविल, यस। मनी लेंडर्स को लेके कोई केस लॉ भी था, केस लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मनी लेंडर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बढ़िया। कॉक्स वर्सेस हिकमैन, ग्रेट, है ना। सो ये सारे अपने को अलग से याद होने चाहिए, जैसा कि तुम लोग को याद भी है कि जॉइंट ओनर, ठीक है, या पेमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट टू मनी लेंडर्स, या फिर एम्प्लॉय या मैनेजर को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, सेलर ऑफ गुडविल, यस। सो इन सब केसेस में क्या होता है, दो देयर इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बट स्टिल अपने ये नहीं बोलते हैं कि पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप का क्लासिफिकेशन, सो पार्टनर को अपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, राइट, टोटल अपनी 9 वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि वो पार्टनर जो फर्म्स के सारे एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। सो एक्टिव पार्टनर कभी भी रिटायर करता है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा। वो नोटिस नहीं देता है तो वो रिटायरमेंट के बाद भी फर्म का एक्ट के लिए लायबल होगा। एम्प्लॉय को प्रॉफिट का पार्ट किसी पार्टनर के डेथ होने पे उसका फैमिली को कुछ प्रॉफिट देना, परफेक्ट, क्रूशियल, ग्रेट। सेकंड वन इज स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो पार्टनर जिसने दो फर्म में पैसा लगाया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी है, लेकिन वो फर्म के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो कहीं और इन्वॉल्व है या जो भी है, वो फर्म के बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो अगर स्लीपिंग पार्टनर है तो अपने को पब्लिक नोटिस देने का दरकार नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लोग उसको नहीं जानते, है ना, ऐसे भी लोग उसको नहीं जानते। देन फिर आता है नॉमिनल पार्टनर।
नॉमिनल पार्टनर के केस में क्या है, वो पार्टनर जो कि सिर्फ अपना नाम दे रहे हैं, है ना, वो पार्टनर जो कि सिर्फ अपना नाम दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा फर्म के अफेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। सो नॉमिनल पार्टनर को क्या है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो बिजनेस में कुछ पैसा वैसा भी जनरली नहीं लगा रहा है, लेकिन क्योंकि उसने फर्म को अपना नाम दिया है तो फर्म का एक्ट के लिए वो लायबल रहेगा। म्यूचुअल एजेंसी वाला प्रिंसिपल वहाँ भी वैलिड है। देन वी हैव पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, इसका मतलब वो सारा पार्टनर जिसका सिर्फ प्रॉफिट में शेयर है, लॉस में शेयर नहीं है। इनकमिंग पार्टनर, नया पार्टनर जिसका एडमिशन हो रहा है। आउटगोइंग पार्टनर जिसका रिटायरमेंट या डेथ हो रहा है, वैसा टाइप का। देन वी हैव सब पार्टनर। सब पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि कोई पार्टनर अपने अंडर में कोई नया पार्टनर को अपॉइंट कर लिया और अपना शेयर वो उसको दे रहा है, राइट। तो फर्म का एक्टिविटी वगैरह में सब पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। सब पार्टनर फर्म का अकाउंट्स वगैरह नहीं देख सकता, फर्म को मैनेज नहीं कर सकता, राइट। वो फर्म का एक्ट के लिए लायबल भी नहीं है। सब पार्टनर को तभी अपने अपॉइंट कर सकते हैं जब बाकी पार्टनर का कंसेंट हो। सब पार्टनर के पास सिर्फ एक ही राइट है फर्म के अगेंस्ट में कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वो अकाउंट्स और अपना शेयर मांग सकता है। माइनर पार्टनर मतलब बच्चा, राइट। वैसे बच्चा तो नहीं है क्योंकि 18 तक का एज माइनर होता है ना। सो माइनर के केस में क्या होता है कि ही कैन बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट। पार्टनरशिप का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को दिया जा सकता है बट वो पार्टनर नहीं बन सकता। तो क्या, नाउ टेल मी, क्या माइनर बिजनेस कर सकता है? आई मीन कि वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है क्या? अगर कोई माइनर है तो क्या वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है? एक बार सोच के बताओ कि माइनर क्या बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है? वो फर्म का अकाउंट्स वगैरह को रेफर कर सकता है, चेक कर सकता है क्या? राइट, वो कर सकते हैं। तो नॉर्मल पार्टनर जो कर सकता है वो कर सकते हैं लेकिन वो फर्म का पार्टनर नहीं है, राइट। मतलब उसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी नहीं है। वंस वो मेजर हो जाते हैं तो उसके पास फिर ऑप्शन रहता है कि विद इन 6 महीना वो नोटिफाई कर दे कि भाई उसको पार्टनर नहीं बनना। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पार्टनर बन जाते हैं। देन फिर वी हैव दिस पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, है ना, कि वो आदमी जो एक्चुअली में पार्टनर नहीं है लेकिन वो झूठ बोलता है कि वो पार्टनर है, या कोई और बंदा बोलता है कि वो पार्टनर है और वो चुप रहता है, राइट। मोटा भाई वाला एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि वो साइलेंटली, है ना, मतलब अपना कंडक्ट से, अपना बिहेवियर से ऐसा शो किया कि वो पार्टनर है, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन के लिए इज लायबल। तो जो पार्टनर बाई होल्डिंग आउट होता है, राइट, वो जिस चीज़ में ऐसा प्रिटेंड किया कि वो फर्म का पार्टनर है, उस चीज़ के लिए वो लायबल है। यस, परफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता वो। सो ये था टाइप ऑफ पार्टनर, ठीक है। ये अपने को स्पेसिफिकली नाम वगैरह सब याद रखना है, वो सारी चीज़ें। देन वी हैव दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप। सो ये पार्टनरशिप का दो काइंड होता है। एक होता है कि भाई ड्यूरेशन के हिसाब से, एक होता है काम के हिसाब से। ड्यूरेशन में दो है, एक है फिक्स ड्यूरेशन, एक है पार्टनरशिप एट विल। काम के हिसाब से पार्टनरशिप फॉर फिक्स वेंचर, ठीक है। एंड दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है अपना पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, ठीक। सो पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म मतलब जितना टर्म के लिए पार्टनरशिप है उतना टर्म के लिए है, राइट। उसके बाद वो पार्टनरशिप नहीं रहता है। हाँ, वो लोग चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है। पार्टनरशिप एट वेल मतलब कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल चलता रहेगा। सेम विद जनरल पार्टनरशिप। एंड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स वेंचर मतलब एक काम के लिए है, वो काम ख़त्म हो गया तो पार्टनरशिप ख़त्म, राइट। वो काम ख़त्म हो गया तो उसके बाद पार्टनरशिप ख़त्म हो गया, ठीक है। ये था टाइप ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद फिर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, राइट। पार्टनरशिप वर्सेस जॉइंट कंपनी, पार्टनरशिप वर्सेस HUF,
पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, ठीक है। तो ये सारा का पॉइंट्स अपने को पता होना चाहिए और अंदर का थोड़ा सा ब्रीफ। उसके बाद नीड फॉर रजिस्ट्रेशन। सो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है ना। अगर अपने करवाते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इसकी अपने को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाना होता है, ठीक है। सो आज वाले टेस्ट में क्वेश्चन भी था राइट कि रजिस्टर ऑफ कंपनी, कोर्ट या फिर फर्म, तो अपने को रजिस्टर ऑफ फर्म के पास जाना होता है, अपने को अप्लाई करना होता है। उसमें अपने को क्या क्या चाहिए कि अपने को बताना होता है कि पार्टनरशिप का नाम क्या है, क्या काम है, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे, बाकी प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, कितना पार्टनर है, वो लोग कब ज्वाइन किया, वो लोग का परमानेंट एड्रेस लाइक वो लोग कितना टाइम के लिए ज्वाइन किया है, वो सब ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप राइट, ये सारा चीज़ अपने को बताना होता है। दैट फॉर्म शुड बी ड्यूली साइन, सारा पार्टनर या फिर उसका जो भी ऑथराइज एजेंट है वो उसको साइन करेगा ऐसा करके। अब रजिस्टर ऑफ फॉर्म को लगता है कि सारा फैक्ट वगैरह सही है, तो वो क्या करते हैं, वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में, मतलब जो फर्म का रजिस्टर है उसमें दो चीज़ का एंट्री करता है। बता सकते हो जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है वो क्या करता है, मतलब जो सरकारी बाबू है वो अपना खाता में दो फैक्ट को रिकॉर्ड करता है। वो कौन से फैक्ट को रिकॉर्ड करता है बता सकते हो क्या? है ना, जो सरकारी बाबू है वो अपना रजिस्टर में दो फैक्ट को रिकॉर्ड करता है। वो कौन सा फैक्ट को रिकॉर्ड करता है बता सकते हो? नेम ऑफ द पार्टनर, फर्म नेम, परफेक्ट। नवीन, अनुराधा, प्राची, सुतोषोम, अनुराधा, नवीन, ग्रेट ईयर। तुम लोग सब पोटेंशियल लॉयर है, ग्रेट। तो देखो ये दो चीज़ को वो रिकॉर्ड करता है। ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होता है तो फिर फर्म केस फाइल नहीं कर सकता, है ना। तो कभी भी फर्म को केस फाइल करना है तो जितने भी पार्टनर है उस फर्म में उन सबका नाम जो है वो रजिस्टर में मेंशन होना चाहिए। अब इसमें कुछ खास नहीं, इट्स जस्ट प्लेन एंड सिंपल रीडिंग। फिर ये था कि अगर अपने को अपना फर्म का नाम चेंज करवाना है या फिर अपने को अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करवाना है तो अपने को फ्रेश एप्लीकेशन देना होता है, अदरवाइज अपने नोटिफाई करते हैं तो भी काम चलता है। अब देखो अगर अपनी फर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उसमें नुकसान क्या है? एक नुकसान तो पार्टनर का है और दो नुकसान फर्म का है, राइट। अच्छा, फर्म का नुकसान है तो पार्टनर का भी है, लेकिन एक जो है वो इंडिविजुअल पार्टनर का नुकसान है। पार्टनर का नुकसान क्या है? पार्टनर का नुकसान ये है कि भाई उसके साथ अगर कोई बदमाशी होता है तो वो बाकी पार्टनर या फर्म के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। फर्म का नुकसान क्या है कि फर्म किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता और फर्म जो है वो सेट ऑफ का केस फाइल नहीं कर सकता, राइट। मतलब कि अगर अपने को किसी से रुपया लेना भी है और देना भी है तो अगर देना है तो सामने वाला केस फाइल कर देगा और अपने को लेना है तो अपने नहीं कर पाएंगे, नीदर अपने सेट ऑफ का केस फाइल कर पाएंगे। तो ये सारा उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी नाउ टेल मी कि अगर अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, राइट, सो देर आर सम एक्सेप्शन। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने के बाद भी देर आर सम एक्सेप्शन, मतलब कुछ कुछ केसेस हैं जो फाइल किए जा सकते हैं। क्या क्या एक्सेप्शन है याद है क्या? रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने के बाद भी कुछ कुछ बेनिफिट्स अवेलेबल है, वो क्या क्या है? सो तीनों ऐसे कि अगर अपने को बिजनेस चेंज करना हुआ तो ठीक है, अपने लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हैं, फर्म का नाम और प्लेस चेंज नहीं कर रहे हैं तो अपने नोटिफाई कर देंगे रजिस्ट्रार को। ओके, एक्सेप्शंस में सॉरी की सेइंग कि 100 के नीचे का केस फाइल कर सकते हैं, बढ़िया। स्मॉल कॉजेज कोर्ट में वो केस फाइल करते हैं। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट के लिए अपने केस फाइल कर सकते हैं, जैसे कॉपीराइट का कोई अगर ब्रीच होता है वैसा कुछ।
सूड बाई पार्टनर, कोई पार्टनर को अगर फर्म को डिजॉल्व करवाना है तो वो सू कर सकता है अकाउंट्स के लिए और अपना हिसाब किताब के लिए। इंसॉल्वेंसी के केस में डन, बढ़िया। सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड, तो इसका शुरू का बोलने का मतलब है कि अपने बाद में भी रजिस्टर करा के केस फाइल कर सकते हैं। थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म, राइट प्रियंका। बढ़िया। सो ये टोटल 6 एक्सेप्शंस है। अगेन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिटर्स कैन फाइल अगेंस्ट पार्टनर, बढ़िया। ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी अपने क्लास में अलग से बात करते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसका चांस ज़्यादा है कि वो एग्जाम में आएगा, तो उसको भी तुम लोग अलग से नोट करके नहीं रखना, जिससे कि उन चीज़ों पे अपने को ज़्यादा फोकस देना है। वैसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सब कुछ है, इट जस्ट कि थोड़ा सा लगता है कि ज़्यादा रेलिवेंट है तो उसका चांस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना। सो बाई चांस अगर आ गया तो मेरे को एक चॉकलेट गिफ्ट कर देना, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, राइट। अब देखो है क्या exceptions to consequence, right? The first one is suit by known partner, ठीक है। suit by your partner का मतलब क्या हुआ, किसी को डिजॉल्व करवाना है तो अकाउंट्स के लिए, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए केस कर सकते हैं। नॉन कंट्रेक्चुअल राइट, लीगल राइट के लिए केस कर सकते हैं। 100 रुपया से कम का सेट ऑफ भी कर सकते हैं, केस भी कर सकते हैं। रिकवरी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, भाई इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोर्ट का ऑफिशियल रिसीवर है वो केस फाइल कर सकता है जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका शेयर के लिए। देन राइट ऑफ अ थर्ड पार्टी, तीसरा पार्टी कोई केस फाइल कर सकते हैं। नो डिसेबिलिटी फॉर्म इज रजिस्टर्ड सब्सिक्वेंटली, अपने बाद में केस फाइल कर सकते हैं। बढ़िया यार, ये कुछ एग्जांपल से हमने डिस्कस किया था। फिर अपने आते हैं डिजोल्यूशन पे। डिजोल्यूशन पे कल हमने डिस्कस किया था। सो बता सकते हो इन वन लाइन कि डिजोल्यूशन ऑफ फर्म और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या फ़र्क होता है? डिजोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है? मस्त बारिश हो रहा है। फर्म बिजनेस बंद हो गया। ओके, पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप में कंपल्सरी नहीं है, डिजोल्यूशन में फर्म बंद हो जाता है, चेंज ऑफ म्यूचुअल रिलेशन। सो पार्टनरशिप ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या हुआ है ना, ये सब कुछ अभी ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि भाई आपस में रिश्ता बदला है ना, रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, रिश्ता बदला है अभी, और वहाँ पे रिश्ता ख़त्म हो गया। सो अगर मानो कि रिश्ता बदला है तो ख़त्म हो सकता है, मतलब डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी इवेंचुअली डिजोल्यूशन ऑफ फर्म में कन्वर्ट हो सकता है अगर पार्टनर चाहे तो, लेकिन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म में तो हो ही गया, राइट, अभी कुछ भी नहीं बचा। Dissolution of firm leads to winding of business, which is not in the case of dissolution of partnership, right Priyanka? Change of mutual relation, perfect खुशबू, in case of dissolution of partnership. Dissolution of firm में firm close हो जाता है, dissolution of partnership में partner change होता है। So partner change हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट, उनका आपस का टर्म्स वगैरह जो चेंज होता है वो, ठीक है। इट इज बेसिकली रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कोर्ट ऑर्डर कर सकता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्व्स फाइनल क्लोजर ऑफ बुक, बट बुक्स डजंट क्लोज इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ग्रेट प्रियंका। अब देखो तुम लोग बोलता है कि लॉ का है ना, अपने को मन में रहता है ना लॉ का आंसर कैसे लिखेंगे, तुम लोग कितना अच्छा तो लिख रहे हैं, फाइन। अपने को ऐसे ही लिखना है, पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और चीज़ों को लिखना है, इतना एकदम सफिशिएंट है ना। इससे ज़्यादा तो अपना लॉ मिनिस्टर को भी नहीं पता होगा।
क्या बात कुछ है, फर्म ने ब्रेकअप पार्टनरशिप में बीएफ से बाई बट। अब फिर अपने बात किए थे कि डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है। सो डिसोल्यूशन होने का 5 तरीके है ना। डिसोल्यूशन होने का 5 तरीका क्या क्या है। सबसे पहला बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, कि सर्व सहमति से जितना भी लोग हैं वो लोग सब अग्री कर रहे हैं कि भाई अपने को बिजनेस नहीं करना, ठीक है। सब अपने अग्री कर रहे हैं कि अपने को बिजनेस नहीं करना विथ यूनैनिमस रेजोल्यूशन। जो टर्म क्या है वो क्या है, यूनैनिमस रेजोल्यूशन। तो ये सब जो वर्ड्स है ना, यूनैनिमस रेजोल्यूशन हो गया, इन सबको याद रखो, क्या तो अलग से कहीं नोट कर लो, जिससे कि अपने ज़रूर से आंसर में लिख पाए, थोड़ा सा ग्रेविटी आता है ना। इसके बाद फिर सेकंड वाला क्या था, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सो कंपल्सरी डिसोल्यूशन के केस में तो भाई तुमको भगवान भी नहीं बचा सकता, राइट। अगर उसमें कुछ हो गया तो डिसोल्यूशन होना ही होना है, राइट। अगर कुछ भी, वो 3 में से कुछ भी हो गया तो डिसोल्यूशन होना ही होना है। बताओ वो क्या क्या पॉइंट्स था कंपल्सरी डिसोल्यूशन का। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का क्या क्या पॉइंट्स था। टू तड़तड़ी कंपल्सरी डिसोल्यूशन का 3 पॉइंट कौन सा था। बिजनेस अनलॉफुल, बढ़िया है ना। तुम लोग चरस गांजा बेचने का काम करेगा तो कैसे चलेगा। बाई अग्रीमेंट, नहीं। ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, बढ़िया ओशिका। सब इंसॉल्वेंट, यस हो तो सोम। ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ऑल बट वन इंसॉल्वेंट, यस। सो 3 था, एक कि सारे के सारे, है ना, सारे के सारे क्या हो गए, बैंकरप्ट हो गए, मतलब सबका दिवालिया पेट गया, राइट। तो अपने वेस्ट इंडिया में बोलते हैं गणेश उलट जाना। तो सबका सब क्या है कि इंसॉल्वेंट हो गया, या एक को छोड़ के सब इंसॉल्वेंट हो गया, वो क्या हो गया अपना कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अच्छा, अगर अपना बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो उस केस में भी क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। लेकिन अगर अपने 4-5 काम कर रहे हैं और उसमें अगर अपना 1 या 2 बिजनेस जो है वो अनलॉफुल है तो अपने बाकी बिजनेस को कर सकते हैं। सो 3 पॉइंट है, ये याद रहेगा। अब दूसरा वाला क्या आता है कि अगर कुछ हो जाता है, राइट, ऑन हैपनिंग ऑफ सम कंटीजेंट इवेंट्स, तो ऐसा क्या होगा भाई जिससे कि अपने को अपना दुकान बंद करना पड़ जाए। 4 पॉइंट था हैपनिंग ऑफ कंटीजेंट इवेंट में, 4 पॉइंट था, बताओ क्या क्या था। डेथ, फिक्स्टम, स्पेसिफिक अंडरटेकिंग एंड पार्टनर इंसॉल्वेंट, बढ़िया। तो इसमें बस अपने एक और बात ऐड कर देंगे कि डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई एक पार्टनर भी शहीद हो गया तो, दूसरा कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो, फाइन। और स्पेसिफिक अंडरटेकिंग, जिस काम के लिए पार्टनरशिप किया था वो काम पूरा हो गया, या फिर जितना टर्म के लिए था वो टर्म पूरा हो गया। इन सब केसेस में क्या होता है, इन सब केसेस में अपना पार्टनरशिप बंद होता है। लेकिन अपने अपना पार्टनरशिप डीड में अदरवाइज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने अपना डीड में बता सकते हैं कि अपने को ऐसे ऐसे फर्म को डिजॉल्व करवाना है। 4th पॉइंट क्या था, नोटिस बाय ए पार्टनर, बहुत ही डेंजरस पॉइंट है ना। मतलब कोई भी सन की पार्टनर हुआ, उसका कोई भी दिन है ना दिमाग एकदम वैसा हो गया कि नहीं अभी हमको फॉर्म को बंद करवाना है, वो नोटिस देगा और फॉर्म बंद। लेकिन अपने भी होशियार, अपने क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे कि ऐसा कोई भी पागल आदमी का नोटिस से फॉर्म बंद नहीं होगा। 5th वन क्या था, 5th वन था कि कोर्ट के पास राइट है ना, कोर्ट के पास राइट है कि वो डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सके। तो उसमें 7 पॉइंट था, देयर आर 7 पॉइंट्स व्हेन अ कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बता सकते हो वो 7 पॉइंट क्या क्या है। 4 तो हमने अभी बात कर लिया, राइट। अभी कोर्ट वाला 7 पॉइंट क्या है ये बताओ, कोर्ट वाला 7 पॉइंट क्या है। अनसाउंड माइंड, इंसैनिटी,
कोर्ट वाला 7 पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ शेयर, परमानेंट इनकैपेसिटी, राइट, ब्रीच, गिल्टी ऑफ कंडक्ट, मिसकंडक्ट, कंटिन्यूस लॉस, ओके, और भी पॉइंट्स हैं, इंसेनिटी, मिसकंडक्ट, परमानेंट इनकैपेसिटी, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, ग्रेट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट था, और क्या पॉइंट था, कंटिन्यूस लॉसेस, एक अभी भी मिस है, एक पॉइंट अभी भी मिस हो रहा है, 7th वन, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, बढ़िया, ये 7 पॉइंट है, ठीक है, जिसमें कोर्ट के पास एकदम पावर है, मतलब मेरे पास को अभी हैमर है नहीं, है ना, वरना अपने ऐसे करते एकदम ऑर्डर 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 और फॉर्म अपना डिजॉल्व हो जाता। तो ये 7 पॉइंट में कोर्ट के पास पावर है। तो कोर्ट क्या है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारा दुकान में आके बोलेगा कि भाई इसको बंद करो, मेरा मन है ऑर्डर देने का और हम ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम अपना धंधा से बंद कर दो। कोर्ट के पास कोई पार्टनर जाके अपील करेगा तो कोर्ट विचार करेगा, है ना, कोर्ट विल कंसिडर कि मेरे को क्या करना चाहिए और कोर्ट ऑर्डर दे सकता है जैसा उसको ठीक लगे। तो सबसे देखो ये रहा कोर्ट वाला पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंसैनिटी। सो इंसैनिटी के केस में एक एक्सेप्शन है कि स्लीपिंग पार्टनर पागल हो जाए तो चलेगा, वैसे भी स्लीपिंग पार्टनर था। तो स्लीपिंग पार्टनर के केस में क्या होता है कि कोर्ट फॉर्म को डिजॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है, राइट। एप्लीकेशन कौन देगा, या तो जो पार्टनर पागल हो गया उसका कोई दोस्त या फिर कोई दूसरा पार्टनर। दूसरा क्या है, परमानेंट इन कैपेसिटी। इस केस में कोई दूसरा पार्टनर कोर्ट को बोल सकता है कि भाई अभी आगे काम नहीं करना। मिसकंडक्ट याद है, वो नींबू ज़्यादा देते थे सिकंजी में, राइट। तो तुम्हारा सिकंजी का दुकान बंद हो गया, तुम सोचा सबको है ना सिकंजी पिलाएंगे, प्रीमियम सिकंजी जो कि एकदम वेल गार्निश्ड होगा, 150 पर ग्लास, लेकिन नींबू के चक्कर में तुम्हारा दुकान बंद हो गया, वो था मिसकंडक्ट। फिर है परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपना जो पार्टनर है वो पैसा चोरी कर रहा है, ज़्यादा पैसा रख रहा है, अकाउंट्स ठीक से मेंटेन नहीं कर रहा, वो सारा कहानी। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकते, है ना, कोई ससुर जी का प्रॉपर्टी थोड़ी ट्रांसफ़र कर दी, पार्टनरशिप है तो हर कोई अग्री करेगा तभी अपने कर सकते हैं। देन वी हैव कंटिन्यूस लॉस, लॉस पे लॉस ही हुआ जा रहा है, तो बढ़िया ना दुकान बंद कर दो। जस्ट एंड इक्विटेबल, इसमें ये 4 पॉइंट्स हैं। डेडलॉक इन मैनेजमेंट, राइट, वेयर दी पार्टनर आर नॉट, आपस में बात ही नहीं हो रहा है। लॉस ऑफ सब्सट्रेटम एंड गैम्बलिंग बाई पार्टनर, ये 4 पॉइंट मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड का ये जो 4 पॉइंट है ना, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है कि भाई डेडलॉक हो गया मैनेजमेंट में, कोई डिसीजन पे रीच नहीं कर रहे, आपस में बात करना बंद कर दिया। लॉस ऑफ सब्सट्रेटम, जिस बुनियाद पे धंधा शुरू किया था वो, राइट, वो बुनियाद ही ख़त्म हो गया, वजूद ही, रिश्ता का वजूद ही ख़त्म हो गया, वैसा वाला टाइप्स। एंड फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन ये है कि भाई कोई पार्टनर है वो क्या है, वो जुआरी है, राइट, गैम्बलिंग कर रहा है फर्म का पैसा से। तो ये सारा जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है ना। अब देखो मैं एक यहाँ पे बढ़िया चीज़ बताता हूँ। देखो अपने को अराउंड है ना 35 मिनट्स हुए अभी, और उतना देर में हमने 4 क्लब्स का रिवीजन कर लिया, राइट। और डेट टू डिस्कस करते हुए, अगर मान लो कि ऐसा था कि अपने को 1 वे डिस्कशन करना होता, 1 वे रिवीजन करना होता, तो ये सारा डिस्कशन जो है वो 15 से 20 मिनट में हो जाता, ठीक है। विच मीन्स कि जब पार्टनरशिप एक्ट पूरा हो जाएगा तो अपने पूरा पार्टनरशिप एक्ट का रिवीजन 35 से 40 मिनट्स में कर लेगा, है ना। तो अगर अपने 35 से 40 मिनट्स में रिवीजन कर पा रहे हैं, राइट, तो अपने को करना क्या है कि हर वीक में एक बार अपने को एक एक्ट का रिवीजन करते चलना है। तो इस तरीके से क्या है कि तुम लोग चाह के भी, होता है ना कि भाई ब्रेकअप हो गया तो अभी चाह के भी भुला नहीं पा रहे हैं, तो वैसे ही तुम लोग पार्टनरशिप एक्ट को भी चाह के भुला नहीं पाएगा अगर अपने इतना रिवीजन कर लेगा तो, और वो इवेंचुअली फिर अपने मार्क्स में कन्वर्ट होगा, राइट। तो रिवीजन है की टू सक्सेस, अपने जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा
उतना ज़्यादा अपने स्ट्रांग होंगे। रिविजन में टाइम नहीं लगता, डेट वी हैव सीन, है ना। अगर एक बार अपना चीज़ हो जाए तो फटाफट होता है। अब देखो भाई, consequences ऑफ डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन होने के बाद क्या होगा, है ना। सो सबसे पहला क्या है कि लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर, लायबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिजोल्यूशन, कि अगर फर्म डिजॉल्व हो गया, है ना, तो पब्लिक नोटिस दे दो। अगर फर्म डिजॉल्व हो गया है तो पब्लिक नोटिस दे दो, कि दुनिया को बता दो कि भाई अभी अपना काम नहीं हो रहा है, हम लोग ने डिसकंटिन्यू कर दिया पार्टनरशिप। लेकिन अगर अपने पब्लिक नोटिस नहीं देंगे, अगर अपने पब्लिक नोटिस नहीं देते और उसके बाद कोई पार्टनर फर्म के नाम पे कुछ कर लेते हैं, तो उस केस में फिर सारा पार्टनर लायबल होगा। तो ज़रूरी है कि अपने जब भी डिजोल्यूशन हो, उस केस में सबसे पहला काम अपने को क्या करना है कि अपने को पब्लिक नोटिस देना है। अगर अपने पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं और कोई भी पार्टनर गलत काम करता है फर्म के नाम पे, तो उसका उस एक्ट के लिए बाकी पार्टनर भी लायबल होगा। तुम बोलोगे क्यों लायबल होगा, तो भाई लायबल नहीं होना था तो पब्लिक नोटिस दे देता, क्यों नहीं दिया, राइट। तो पब्लिक नोटिस अपने को देना है। इस सेक्शन का सेक्शन 45 का देयर आर 3 एक्सेप्शन, है ना। 3 जनों को हमने एग्जेम्प्ट किया है कि भाई तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगा। वो 3 आदमी कौन कौन है। सबसे पहला बंदा है स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, कोई पार्टनर है ना वो भगवान को प्यारा हो गया, सो उस केस में उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगा। देखो यहाँ पे देखो, स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, दूसरा इनसॉल्वेंट पार्टनर, एंड थर्ड वन डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर मतलब स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर के केस में हमने अलग से भी डिस्कस किया था ना कि स्लीपिंग पार्टनर को क्या है, रिटायरमेंट के टाइम नोटिस देने का दरकार नहीं होता है, राइट। तो सेक्शन 45 क्या बोल रहे हैं कि भाई आपने फर्म को डिजॉल्व किया, अभी आप पब्लिक नोटिस दो। अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते हो और कोई भी पार्टनर फर्म के नाम पे कुछ करता है तो बाकी पार्टनर लायबल होगा। 3 पार्टनर हैं जिसको एग्जेम्पशन मिला हुआ है। वो 3 पार्टनर कौन कौन है। सबसे पहला स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, कोई पार्टनर ऊपर वाले को प्यारा हो गया तो उसका प्रॉपर्टी उस पर कोई लायबिलिटी नहीं आएगा। दूसरा इंसॉल्वेंट पार्टनर, एंड तीसरा वाला क्या है, डोरमेंट पार्टनर। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पब्लिक नोटिस एंड ये वाला 3 एक्सेप्शन। पब्लिक नोटिस एंड ये वाला 3 एक्सेप्शन। तो अभी जैसे हो क्या रहा है, कि दो पार्टनर है, ठीक। एक पार्टनर है पप्पू और एक पार्टनर है गोलू। सो पप्पू एंड गोलू ने क्या किया, कितना तारीख आज, सो लेट्स से पप्पू एंड गोलू ने फर्स्ट जुलाई 20, है ना, को फॉर्म डिजॉल्व किया, फॉर्म डिजॉल्व किया। इनका फॉर्म का नाम क्या था, इनका फॉर्म का नाम था पप्पू एंड गोलू
एसोसिएट्स, ठीक है, पप्पू एंड गोलू एसोसिएट्स इनके फर्म का नाम था। 1 जुलाई 2020 को इन्होंने फर्म डिजॉल्व किया। अब क्योंकि ये पप्पू और गोलू है तो क्या हुआ, इन्होंने नोटिस नहीं दिया, नो पब्लिक नोटिस गिवन, नो पब्लिक नोटिस गिवन। अब क्या होगा, 10 जुलाई को गोलू टुक a loan of 15 lakhs in the name of firm, ठीक है। 10 जुलाई को क्या हुआ कि गोलू जो है वो 15 लाख का ले लिया बैंक से लोन इन द नेम ऑफ फर्म। अब इसके लिए, इस लोन के लिए पप्पू भी लायबल है क्योंकि वो पप्पू है, राइट, इसलिए लायबल है। तो ये होता है अगर अपने नोटिस नहीं दे तो। नहीं, स्लीपिंग पार्टनर कुछ करेगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर आएगा। तो नहीं, यस टीम, स्लीपिंग पार्टनर बिलीव नहीं करेगा, बट वो अगर पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे कुछ करता है तो डेफिनेटली ही इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये था पप्पू एंड गोलू वाला कहानी, राइट। तो अपने को पब्लिक नोटिस देना है। अभी बताओ वापस से कि कौन सा 3 एक्सेप्शन है, जल्दी से बताओ कौन सा 3 एक्सेप्शन है सेक्शन 45 का। सेक्शन 45 का 3 एक्सेप्शन कौन सा है, जल्दी से बताओ। इंसॉल्वेंट, ओके, स्लीपिंग पार्टनर, स्टेट ऑफ पार्टनर हु डाइज, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रहेगा सेक्शन 45 का। अब अपने मूव करते हैं सेक्शन 46 पे। 46 में कुछ भी नहीं है, इसमें नॉर्मल ज्ञान का बात है कि राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। तो बिजनेस वाउंड अप का मतलब क्या हुआ, बिजनेस वाउंड अप का मतलब हुआ कि भाई एसेट्स वगैरह का पैसा रियलाइज करना और लायबिलिटी को पे ऑफ करना, ठीक है। डिसोल्यूशन होने के बाद पार्टनर के पास राइट है कि वो एसेट को रियलाइज करे और लायबिलिटी को पे ऑफ करे, नॉर्मल ज्ञान की बात है। Property of the firm applied in payment of debt and liability of the firm and to have the surplus distributed among the partner or their representative according to their right. Then आते हैं अपने 47। इसमें थोड़ा सा मसाला है। 47 क्या है, आफ्टर द कंटिन्यूइंग ऑथोरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पज ऑफ वाइंडिंग अप। अब देखो, अगर अपने को वाइंडिंग अप करना है तो वाइंडिंग अप करने के लिए भी तो बहुत सारा फॉर्मेलिटी पूरा करना होता है ना। जैसे अगर एसेट को सेल करना है तो फर्म के बिहाफ पे एसेट को सेल करना होगा। हो सकता है कि कोई काम पेंडिंग पड़ा हो, वो काम अपने को कंप्लीट करना है।
तो वाइंडिंग अप ऐसा नहीं है कि अपनी सुबह 6 बजे बोले कि 7 बजे से दुकान बंद और अपने ताला मार के अपना अपना गांव चला गया, ऐसा नहीं होता है ना। इट टेक्स टाइम। आपने को एसेट को रियलाइज करना होता है, लाइबिलिटी को पे ऑफ करना होता है, कोई अगर कंधे पे जिम्मेदारी है तो उसका पूरा करना होता है, वैसा टाइप। तो वाइंडिंग अप जब तक सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है ना, तब तक जो पार्टनर है वो लोग एज ए म्यूचुअल एजेंट ही बिहेव करता है, राइट। मतलब किस चीज़ के लिए? वो वाइंडिंग अप वाला एक्टिविटी के लिए, बाकी कोई चीज़ के लिए नहीं। मतलब वाइंडिंग अप से रिलेटेड जो जो काम है उसके लिए वो लोग म्यूचुअल एजेंट रहते हैं। यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। किसको एक्सेप्शन है? इंसॉल्वेंट पार्टनर को, राइट। मतलब इंसॉल्वेंट पार्टनर जो है वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगा। तो देखो, प्रोवाइडेड फर्म इन नो केस बाउंड बाई एक्ट ऑफ पार्टनर हु हैज़ बीन एजुकेटेड इंसॉल्वेंट। ऐसा क्यों होता है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर का एक्ट के लिए फर्म लायबल नहीं होगा? क्योंकि कोई भी बंदा इंसॉल्वेंट कैसे होता है? जब कोर्ट है ना ऑर्डर पास करता है कि ये बंदा आज से इंसॉल्वेंट है, तो एक तरीके से पब्लिक डिक्लेरेशन हो गया ना, राइट। अगर कोई इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उसको कोर्ट बाई ऑर्डर बोल रहे है ना कि अपने हमेशा क्या बोलते हैं, एजुकेटेड इंसॉल्वेंट। देखो, हमेशा अपने जो टर्म करते हैं ये टर्म को अपने को याद रखना है कि एजुकेटेड इंसॉल्वेंट, इसका मतलब कि बाई कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट बोला गया। तो इंसॉल्वेंट पार्टनर का एक्ट के लिए बाकी पार्टनर जो है उसका लायबिलिटी नहीं आएगा। लेकिन इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है, राइट। सबसे पहले अपने बोले कि वाइंडिंग अप से रिलेटेड कोई काम है या कोई काम बाकी है, तो उन सब काम के लिए जो पार्टनर्स लोग का म्यूचुअल एजेंसी है वो वैलिड रहेगा। एक्सेप्शन क्या है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर का कोई एक्ट के लिए बाकी पार्टनर के ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगा। अब इसका भी क्या एक्सेप्शन है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर अगर अपने आप को पार्टनर दिखाता है, राइट, या फिर कोई दूसरा पार्टनर बोलता है कि वो इंसॉल्वेंट पार्टनर का पार्टनर है, देखो यहाँ पे, बट दिस प्रोविजो डजंट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन हु वाज आफ्टर द एडजुडिकेशन रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ और नोइंगली परमिटेड हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर ऑफ इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो सेक्शन 47, राइट, इसमें यही है मेनली कि जो तुम्हारा इंसॉल्वेंट पार्टनर है ना, उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं आता है। एंड दूसरा क्या है कि वाइंडिंग अप का जो एक्ट्स है, वाइंडिंग अप के रिलेटेड जो काम है उसके लिए पार्टनर का जो म्यूचुअल एजेंसी है वो वैलिड रहता है। 48 में अकाउंट्स सेटलमेंट को लेकर है, तो 48 को अपने करते हैं, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना है, ये अपने बाद में करते हैं। देन 49 में क्या है? 49 में कुछ भी नहीं है। दो तरह का डेट होता है, एक होता है जॉइंट डेट, एक होता है सेपरेट डेट। मतलब एक हो गया फर्म का डेट और एक हो गया पार्टनर का डेट। दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है फर्म का प्रॉपर्टी और एक होता है पार्टनर का प्रॉपर्टी। तो अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उससे अपने पहले जॉइंट डेट को रीपे करेंगे, उसके बाद जो पार्टनर का सेपरेट डेट है उसको अपने रीपे करेंगे। और अगर सेपरेट प्रॉपर्टी है तो सेपरेट प्रॉपर्टी से पहले अपने सेपरेट डेट को रीपे करेंगे, उसके बाद जॉइंट डेट को रीपे करेंगे, राइट। दो चीज़ें, एक तो हो गया जॉइंट प्रॉपर्टी और एक हो गया सेपरेट प्रॉपर्टी। तो तुम्हारा जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उससे पहले अपने जॉइंट डेट को रीपे करेंगे और उसके बाद सेपरेट डेट को। जो तुम्हारा सेपरेट प्रॉपर्टी है उससे पहले सेपरेट डेट को रीपे करेंगे और उसके बाद फिर अपने जॉइंट डेट को रीपे करेंगे। मतलब यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है कि कौन सा एसेट से अपने कौन सा डेट को पहले रीपे करना है। ठीक है, अब अपने आते हैं ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। देखो यहाँ पार्टनर का एक दूसरा को लेके क्या ड्यूटी है एंड क्या राइट है। ठीक है, राइट मतलब क्या उसका अधिकार है, ड्यूटी मतलब उसका क्या कर्तव्य है, राइट, उसको क्या करना चाहिए, और राइट मतलब उसके पास क्या क्या पावर है। तो जो पार्टनर का ड्यूटी है
उसमें बहुत फंडामेंटल बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर अपनी बात करें, एक बार अपनी इसको भूल जाते हैं, चलो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, अपने यहाँ पे लिखते हैं ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो एक बार सोच के बताओ कि पार्टनर का ड्यूटी जो है वो क्या क्या होगा। रैंडमली मन में जो भी थॉट आ रहे हैं कि पार्टनर का जो ड्यूटी है वो क्या क्या हो सकता है। बढ़िया, गुड फेथ, ओके। सारा अकाउंट्स रेंडर करना है, परफेक्ट। प्रोवाइड ऑल अकाउंट्स डिटेल, ओके। बढ़िया सुतुसुम प्रियंका। और बताओ, सोचो क्या क्या ड्यूटी हो सकता है पार्टनर का। और क्या क्या ड्यूटी हो सकते हैं। इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाई फ्रॉड, ओके। बढ़िया। फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना टू ऑल पार्टनर, यस, एकदम करना चाहिए। एवरी पार्टनर इज ए राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यस दे हैव। ड्यूटी टू शेयर लॉसेस, एब्सोल्युटली। प्रोवाइडेड अग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा हो कि शेयर नहीं करना है। कोई भी डिसीजन लेना है तो सारे पार्टनर्स अग्री करें, एब्सोल्युटली। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। और क्या क्या ड्यूटी हो सकते हैं। म्यूचुअल राइट्स, agreement in restraint of trade, to indemnify for willful neglect, lawful business। चलो सही है ना। जस्ट होना चाहिए पार्टनर्स को, एब्सोल्युटली। तो जैसे तुम लोग है ना खुद से ही बता पा रहे कि क्या क्या ड्यूटी होना चाहिए, एंड विल सी कि जो बाई एंड लार्ज है ड्यूटी यही सारा है, राइट। मतलब जो भी कॉमन है कि अपने भी किसी के साथ अगर पार्टनरशिप का बिजनेस करता है तो अपना क्या क्या जिम्मेदारी बनता है, वो सारा पॉइंट, राइट। सो पार्टनरशिप एक्ट भी उन चीज़ों को ही ध्यान में लेके चल रहा है, बस सारी चीज़ों को पेन डाउन कर दिया जिससे कि चीज़ें लीगलाइज हो जाए। पार्टनर शुड नॉट इंक्लूड एनी अदर पार्टनर फॉर देयर शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, ग्रेट नवनीत। पर्सनल लॉस को फर्म का लॉस में नहीं डालना चाहिए, बढ़िया से। देखो अपने यहाँ पे देखते हैं, राइट। यही सारा पॉइंट्स अपने बेसिकली कवर करने वाले हैं। क्या क्या है ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, ठीक है। सबसे पहला है ड्यूटी ऑफ गुड फेथ। अब देखो तुम लोग इस बात को बहुत अच्छा से जानते हैं कि कोई रिलेशनशिप में, है ना, कोई रिलेशनशिप में फेथ कितना इम्पोर्टेंट होता है ना। वो दर्द तुम लोग कभी ना कभी सहा होगा। तो अपने पार्टनरशिप भी क्या है, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, तो अपने को गुड फेथ में काम करना है, राइट। पॉइंट नंबर 1 कि पार्टनरशिप जो है वो गुड फेथ में काम करे, वो सिंसियरली एंड डिलीजेंटली काम करें, एक दूसरे को धोखा नहीं दे, राइट। गुड फेथ में काम करना है, सिंसियरली काम करना है, धोखा नहीं देना है। ड्यूटी टू कैरी ऑन फर्म्स बिजनेस डिलीजेंटली, एकदम जनरल सी बात है कि अपने को अटमोस्ट केयर के साथ अपना बिजनेस करना है, अपने को लापरवाही नहीं करना। ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, राइट। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को अकाउंट्स रखना भी है और अपने को अकाउंट्स एक्सप्लेन भी करना है,
राइट। मतलब अपने को अकाउंट्स मेंटेन भी करना है, दूसरों के साथ शेयर भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, पहला वाला ड्यूटी क्या था कि जो पार्टनर है वो गुड फेथ में एक्ट करे। सेकेंड वन वाज कि वो डिलीजेंटली बिजनेस कैरी करे। तीसरा वाला अकाउंट्स को ठीक से रखे, अकाउंट्स को शेयर करे, अकाउंट्स को एक्सप्लेन करे। फोर्थ वन इज ड्यूटी टू गिव फुल इंफॉर्मेशन, मतलब चीज़ों को छुपाए नहीं। अगर वो मटेरियल फैक्ट को कंसील कर रहा है, कर रहा है तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, मतलब अगर कोई पार्टनर कोई फ्रॉड कर रहा है, अब अजीब सा बात है, देखो अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो खुद इंडेमनीफाई करेगा क्या, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो खुद तो इंडेमनीफाई लगता नहीं करेगा, अगर करना होता तो वो फ्रॉड ही क्यों करता। लेकिन यस, बाकी पार्टनर जो है लीगली उससे उस फ्रॉड के लिए इंडेमनिटी मांग सकते हैं, राइट। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड कर रहा है तो बाकी लोग जो है उस फ्रॉड का रिकवरी उस पार्टनर से कर सकते हैं। पार्टनर का ड्यूटी ये बनता है कि वो इंडेमनीफाई करे। ड्यूटी टू एलेंट डिलीजेंटली, सेम थिंग अगेन। ड्यूटी टू शेयर लॉसेस, खाली प्रॉफिट ही नहीं लॉस को भी शेयर करें, बट दिस इज सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर को चाहिए कि वो अपना खुद का अलग से प्रॉफिट बनाना शुरू नहीं करे, है ना। ऐसा हो सकता है ना कि अभी कोई सीए फर्म में अपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज अ पार्टनर रखते हैं और वो क्या किया, वो क्लाइंट के पास जाके बोला कि अगर आप इस फर्म से काम करवाओगे तो आपका इतना रुपये का बिलिंग होगा, आप एक काम करो मेरे से काम करवा लो, मैं आपका ये काम इतने में कर दूँगा। तो हुआ क्या, वो पार्टनरशिप का रिसोर्स को यूज करके अपना खुद का काम कर रहे हैं, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। So a partner shouldn't make any personal profit. If any partner makes any personal profit, then he is bound to pay the same to the firm. Duty to account for profit of a competing business. Same thing कि जो पार्टनर है वो फर्म का बिजनेस ही जैसा कोई बिजनेस वापस से शुरू नहीं करे, है ना। A partner shouldn't carry on any business similar to or in competition with a firm or business, right? If any partner carries on such a business and earns profit, he is bound to pay the same to the firm. इंटेंट क्लियर है कि भाई अपने जब पार्टनरशिप में है, सेम बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या है कि अपने को पार्टनरशिप के लिए काम करना है। अगर अपने वो सेम बिजनेस खुद करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने धोखा देने का कोशिश कर रहे हैं। देन वी हैव ड्यूटी टू यूज फर्म प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को फर्म का प्रॉपर्टी को फर्म का बिजनेस के लिए यूज करना है, राइट। अपने को घर के लिए उसको यूज नहीं करना। जैसे मान लो कि फर्म में कोई गाड़ी है, अभी कोई पार्टनर क्या किया कि उस गाड़ी को जो है वो पर्सनल यूज में यूज करने लग गया, तो वो गलत है ना। अगर अपने इसको छोटा सा मतलब एक लाइटर नोट में देखें तो मानो ऐसा है कि कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, राइट। उसमें वो पार्टनर क्या कर रहे हैं कि अपने बेटे का जितना भी स्कूल का नोट्स है, जितना भी प्रोजेक्ट है, वो डेली प्रिंटर से प्रिंट मारता रहता है 100-200 पेज, मतलब वो फर्म का रिसोर्स अपना पर्सनल चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगेन अगर अमाउंट इमैटेरियल हो, ऑन अ प्रैक्टिकल नोट, अगर मानो कि अपने ऐसा कुछ करते हैं और अगर अमाउंट इमैटेरियल है तो फिर भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट है, करना एकदम भी नहीं चाहिए। इमैटेरियल होता है तो फिर भी लोग इग्नोर कर देते हैं, मटेरियल अगर हो तो फिर वो हाईलाइट हो जाता है। ड्यूटी टू एक्ट विद इन ऑथोरिटी, तो इसका अपने एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे। दो तरह का ऑथोरिटी होता है, एक होता है इम्प्लाइड और एक होता है एक्सप्रेस। इम्प्लाइड मतलब वो पावर जो कि एक पार्टनर को एक्ट में दिया हुआ है, एक्सप्रेस मतलब जो कि डीड में मेंशन है, राइट। सो अपने को ऑथोरिटी के अंदर काम करना है। एंड ड्यूटी नोट टू ट्रांसफर हिज राइट एंड इंटरेस्ट, कि जो पार्टनर है उसको चाहिए कि वो अपना पार्टनरशिप में जो इंटरेस्ट है वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करे। दो वो कर भी नहीं सकता विदाउट कंसेंट, लेकिन उसका भी ड्यूटी है, उसका अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि भाई हमको ऐसा नहीं करने का, फाइन। फिर देखो क्या है, राइट ऑफ पार्टनर। तो राइट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या हुआ, पार्टनर के पास क्या क्या हक है। ड्यूटी का मतलब क्या हुआ, उसको क्या करना चाहिए, मतलब वो मॉरली ऑब्लाइज्ड है। और राइट का मतलब उसके पास क्या क्या पावर मिला हुआ, राइट। सो सबसे पहला क्या है
राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, द राइट इज अवेलेबल टू ऑल दी पार्टनर। अभी एक चीज़ बताओ, क्या स्लीपिंग पार्टनर के पास राइट है? ये वाला जो राइट है, राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, क्या स्लीपिंग पार्टनर के पास है? यस या नो? ये वाला जो राइट है बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का, क्या ये स्लीपिंग पार्टनर के पास है? यस। क्या ये राइट सब पार्टनर के पास है? परफेक्ट, ऑल करेक्ट। क्या क्या ये राइट सब पार्टनर के पास है? राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, सब एसयूबी सब पार्टनर के पास ये राइट है या नहीं है? नो, परफेक्ट है ना, क्योंकि सब पार्टनर जो है वो एक्चुअली में पार्टनर नहीं है ना, वो उसके पहले वो सब लग गया, लेकिन मतलब सॉरी पार्टनर लग गया लास्ट में, बट वो एक्चुअली में पार्टनर नहीं है। उसके बाद देखो फर्क है, राइट टू बी कंसल्टेड, मतलब हर पार्टनर का हक है कि अपने कोई भी बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं तो उससे पूछा जाए। ऐसा नहीं कि आपने कोई नया काम शुरू कर दिया, आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, हमने कोई नई ऑफिस कर लिया, हमने कोई बड़ा डिसीजन ले लिया और हम किसी पार्टनर से बात ही नहीं कर रहे, तो हर पार्टनर के पास राइट है कि उससे पूछा जाए, राइट। सो राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू हैव एक्सेस टू बुक्स, मतलब वो अकाउंट्स को देख सकता है और उसका एक कॉपी भी मांग सकता है। दो चीज़ होता है, एक होता है एक्सेस का राइट और एक होता है कॉपी लेने का राइट। तो उसके पास एक्सेस का राइट है, मतलब वो देख भी सकता है और उसका एक कॉपी भी ले सकता है, राइट। तो एक्सेस टू द बुक्स, एग्जामिन का मतलब एक तरीके से ऑडिट करना कि अकाउंट्स ठीक है कि नहीं है। ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ सच अकाउंट, उसका एक कॉपी भी ले सकता है, ठीक है। अपने जो भी ये सर्कल कर रहे हैं वो सारा टर्म्स जो है वो अपने को याद रखना है। राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू शेयर प्रॉफिट का मतलब वेरी सिंपल कि अभी पार्टनर है तो प्रॉफिट तो शेयर करना ही है। सो एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू शेयर इक्वली द प्रॉफिट अर्न बाई फर्म। सो इक्वली जो है वो ज़रूरी नहीं है, दिस इज सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट, अपने इक्वल की जगह और कुछ भी कर सकते हैं। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडवांस, तो याद है तुम लोगों को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या होता था? पार्टनरशिप अकाउंट था ना क्लास 12 में। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, उसका क्या परसेंटेज डिफाइंड है पार्टनरशिप एक्ट में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, तो पार्टनरशिप एक्ट में क्या डिफाइंड है? 6%, किसके लिए 6% इज फॉर कैपिटल या फिर एडवांसेस? यस, 6% इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन 6% किसके लिए? 6% इज फॉर कैपिटल और एडवांसेस, एडवांसेस बोथ कैपिटल, ओके। सो एशिका इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि 6% इज फॉर एडवांसेस, क्योंकि एडवांसेस ओके, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है ना। इंटरेस्ट ऑन एडवांस 6% होता है, कैपिटल तब मिलेगा जब एक्ट में डिफाइंड है। सो द पार्टनर हैव नो राइट, है ना, नो राइट टू रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा हो सकता है, डीड में लिखा हो सकता है। अ पार्टनर इज एंटाइटल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म एट द रेट ऑफ 6% पर एन, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि एडवांस पे 6% मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, एक्ट में कोई दूसरा रेट भी हो सकता है, कैपिटल पे तो नहीं मिलता, ठीक है। राइट टू इंडेमनिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनर का कोई भी खर्चा वर्चा लग रहा है या ठीक है तो वो फर्म से रिकवर कर सकते हैं। जैसे मानो कि भाई अभी कोविड का टाइम है तो पार्टनर को क्या है कि डेली कैब बुक करके ऑफिस जाना होता है, नॉर्मली वो वैसा नहीं करता था और उसके बाद सर्ज भी रहता है, तो वो सारा एक्सपेंस को फर्म से क्लेम कर सकते हैं, राइट। मतलब पार्टनर का कोई भी खर्चा वर्चा है तो वो ले सकते हैं।
ईच पार्टनर हैज राइट टू रिकवर फ्रॉम द फर्म द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अपने नॉर्मली बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, अपने पास से कोई भी खर्चा लग रहा है तो अपनी फर्म से रिकवर कर सकते हैं। राइट टू यूज़ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ऑफ कोर्स राइट, ऐसा नहीं है जैसे मानो कि कंपनी के केस में क्या होता है ना, जैसे अपने उस दिन बात कर रहे थे कि अगर तुम लोग रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया तो तुम लोग क्या रिलायंस का मालिक हो गया, कोटेड प्रोपोर्शनेट शेयर, लेकिन तुम लोग रिलायंस का ऑफिस में जाके रिलायंस का प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी कौन यूज कर सकता है? जो रिलायंस का मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि कंपनी इज रन बाई मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जिसको शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या है कि पार्टनर के पास राइट होता है कि वो फर्म का प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सके। तो तुम लोग अगर पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो तुम लोग ऑफिस में जाके केबिन में बैठ के एसी ऑन करके आराम से बैठ सकते हैं, राइट। लेकिन प्रॉपर्टी को यूज करना है फर्म का बिजनेस के लिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बैठ के अपने नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अपने अमेजन प्राइम या अपने पबजी वगैरह खेल रहे हैं, वैसा नहीं। अपने को फर्म का बिजनेस के लिए अपने को प्रॉपर्टी यूज करना है। सो एवरी पार्टनर हैज राइट टू यूज दी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ठीक है, द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी शुड बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए यूज करना है और कोई रीजन से अपने यूज नहीं कर सकते। राइट टू बी कंसल्टेंट, रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये जो कंसल्टेंट है, दिस इज फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यहाँ पे लिख लो, फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि कोई भी नया पार्टनर को अगर अपने को लेना है तो सारा पार्टनर का वहाँ पे सहमति होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। राइट टू रिटायर फ्रॉम दी फर्म, 100%। अगर कोई आदमी फर्म को छोड़ के जाना चाहता है तो वो डेफिनेटली जा सकता है, राइट। कैसे जा सकता है? क्या तो सारा पार्टनर अग्री करे, या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि रिटायर कैसे हो सकता है, या फिर किसी पार्टनर का इच्छा ही है कि मेरे को जाना ही है तो वो बाकी पार्टनर को नोटिस दे सकता है कि भाई अब अपना साथ यहीं तक था, अब मैं इस फॉर्म से जा रहा हूँ, राइट। तीनों चीज़ पॉसिबल है, राइट। पहला क्या है कि सारा पार्टनर अग्री कर सकता है, दूसरा क्या है डीड में लिखा हो, तीसरा क्या है कि जिसको जाना है वो नोटिस दे सकता है कि भाई अब हम जा रहे हैं। विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, राइट, इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट। यहाँ पे देखो और है, और का मतलब क्या तो ये या फिर ये बाई गिविंग ए रिटन नोटिस टू रिटायरमेंट ऑफ ऑल पार्टनर इफ पार्टनरशिप इज एट बंद। राइट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का क्या राइट है? तो उसका दो राइट है। पहला राइट कि वो उस सेम बिजनेस को कर सकते हैं, दूसरा जब तक उसका अकाउंट सेटल नहीं हो जाता तब तक उसको प्रॉफिट पे शेयर मिले। तो अगेन वो जो सेम बिजनेस को कर सकते हैं उसके लिए भी अपने अग्रीमेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो इतना टाइम तक इतना जगह पे सेम बिजनेस को नहीं कर सकता, राइट। तो पार्टनरशिप में अपने ऐसा कर सकते हैं कि अपने किसी को पार्टनर बनाएं, उस समय भी मैं अग्री कि भाई तुम अगर इस फार्म को छोड़ के जाता है तो तुम इस पर्टिकुलर प्लेस पे इतना टाइम तक ये सेम बिजनेस नहीं कर सकते। राइट टू रेम्यूनरेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि सैलरी, रेम्यूनरेशन का मतलब यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट से नहीं है, सैलरी से। तो पार्टनरशिप के पास बाय डिफ़ॉल्ट कोई रेम्यूनरेशन का राइट नहीं है, मतलब कि उसको कोई सैलरी वैलरी मिले वैसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ अपने अग्रीमेंट में ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसको सैलरी मिले। सो अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्यूनरेशन, हाउएवर द पार्टनरशिप अग्रीमेंट may expressly provide for payment of remuneration to working partner। पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ऐसा लिखा हो सकता है। सो अनुराधा जी आस्किंग कि फिक्स टाइम पीरियड रहते हैं। यस, तो अगर कोई पार्टनर कोई फिक्स टाइम पीरियड के लिए है नहीं, सो अगर फिक्स टाइम पीरियड के लिए है तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम के बाद फर्म डिजॉल्व हो जाता है। तो मानो 4 पार्टनर था ABCD, ठीक है, फर्म 4 साल के लिए था, 4 साल अभी हो गया, 4 साल के बाद D बोल रहा है कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो उस केस में क्या होगा कि ABC फिर कंटिन्यू कर लेगा। तो ये सारा राइट एंड ड्यूटीज था, नॉर्मल ज्ञान वाली सारी चीज़ें हैं भाई। इसके बाद करके पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी अगेन बहुत कैजुअल सा डिस्कशन है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होता क्या, देखो अभी कोई भी आदमी,
है ना। आदमी मतलब कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में आता है तो वो कुछ पैसा लेके आता है, वो जो कैपिटल मतलब जो पैसा लेकर आ रहा है वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। अगर अपने पैसा से कुछ खरीद रहे हैं तो वो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है ना। फर्म मतलब अगर फर्म के पास जो पैसा है उससे अपने कुछ खरीद रहे हैं तो भी वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। जो फर्म का गुडविल है वो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, राइट। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जिस पे सारे पार्टनर्स का हक है, क्योंकि पार्टनरशिप जो होता है वो तो सबका होता है, जितने पार्टनर सबका राइट होता है। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, नया पार्टनर जो पैसा लेके आ रहे हैं, फर्म जो अपने पैसे से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फर्म का जो गुडविल है, दीज ऑल थिंग्स आर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जिस पे सारे पार्टनर का राइट होता है। तो प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इन दी फर्म, राइट, वो सारा प्रॉपर्टी एक्वायर्ड आफ्टरवर्ड्स, मतलब कि अपने बिजनेस के लिए जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद फर्म वन, ये दोनों पॉइंट बाई एंड लार्ज सेम हो जाते हैं। एक तो बाद में एक्वायर कर रहे हैं और एक फर्म का पैसा से कर रहे हैं, तो इट्स ऑल दी सेम। बाद में जो एक्वायर करेंगे फर्म का पैसा से ही करेंगे, फर्म का जो गुडविल है, इन सबको अपनी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोलते हैं।